हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुगा सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी चैप्टर वाइज जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें हमने आपके चैप्टर नंबर 3 तक तो पहले ही कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 तक तो हमने पहले ही कवर कर लिया है और चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे हमारा चल रहा है। और चैप्टर नंबर 4 में हमारा पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 15 तक जितने भी चालक, अर्धचालक और चालक, अचालक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम 15 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके चालक, अचालक और अर्धचालक के बीच में। तो देखते हैं आज का जो हमारा अगला पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये इसकी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जो यहाँ पे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसको आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 16, 180 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम सुरक्षित तापमान किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपके जो 180 डिग्री है वो सेंटीग्रेड किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है। तो ये आपके आता है 180 डिग्री आपके एज के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और बात करें कि आपके इसमें ई के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ई के अंतर्गत आप क्या है 120 डिग्री आता है। ए की बात करें तो एक के अंतर्गत जो आपके आता है 105 डिग्री आता है, इसमें 105 डिग्री आता है। और बात करें यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन दे रखा है वाई के अंदर का आपके सुरक्षित जो तापमान है वो आपके 90 डिग्री आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, माइका जो अभ्रक होता है आपका का अधिकतम सुरक्षित तापमान क्या है। तो आपको आपको बताना है कि जो माइका होता है वो उसका सुरक्षित तापमान क्या होता है। तो जो माइका का सुरक्षित तापमान होता है आपके होता है 220 डिग्री से आपके 250 डिग्री इज द करेक्ट आंसर होता है। और जो आपके माइका होता है वो इसका उपयोग आप कहाँ किया जाता है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, कोई चालक जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर पदार्थ का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। तो जो आपके कुचालक होता है उसका ताप प्रतिरोध गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, थोड़ा धनात्मक या ऋणात्मक। तो जो आपके ताप गुणांक होता है उसका जो इंसुलेटर का जो ताप गुणांक प्रतिरोध होता है वो आपके होता है ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। और बात करें कि चालक का क्या होता है, चालक की बात करें तो इसमें आपके पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है, धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोध चालक का। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 देखते हैं। तो मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है यहाँ पे, जब ताप घटता है तब जर्मेनियम का प्रतिरोध, ताप घटने मतलब इसमें पूछा गया है कि ताप घटने पर जर्मेनियम का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या घटता बढ़ता रहता है। तो ताप घटने पे जो आपका प्रतिरोध है वो यहाँ पे घटता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, मतलब ये एक समान वो होता है, इसके समान होता है कि घटने पर तो घटता है और बढ़ने पर बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले। जो यूरेका होता है, जो हमारा ये जर्मेनियम होता है, ये एक ये अर्धचालक पदार्थ है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि यूरेका अर्धचालक पदार्थ है, अर्धचालक इसको आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एक सेमीकंडक्टर पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है यहाँ पे, यूरेका। क्वेश्चन नंबर 20, यूरेका का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है धनात्मक, ऋणात्मक, लगभग शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपका जो यूरेका का जो प्रतिरोध गुणांक होता है वो होता है आपके
लगभग शून्य होता है, लगभग शून्य होता है। मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कुचालक की बात करें, कुचालक की बात करें यहाँ पे, तो जो आपके प्रतिरोध गुणांक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसमें होता है आपके ऋणात्मक होता है। और चालक की बात करें तो चालक में होता है धनात्मक। और अर्धचालक की बात करें तो आपके अर्धचालक जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें होता है लगभग शून्य, लगभग भग। और जो आपके यूरेका है एक अर्धचालक है, अर्धचालक है ये, ठीक है। और जो यूरेका एक मिश्र धातु है, तो ये दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो जो आपके दो धातु यूज की जाती है वो कौन सी है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो यूरेका है वो आपके दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें जो 40% होता है, 40% होता है वो तो आपके इसमें निकेल होता है, निकेल। और 60% जो होता है इसमें आपके होता है तांबा। तो दोनों से मिलकर ये 100% बन जाती है आपके यूरेका। और ये अर्धचालक पदार्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 21 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो 21 दे रखा है यहाँ पे, एक रोधन पदार्थ का मूल गुण क्या होता है। रोधन मतलब आप कह सकते हो कि इंसुलेटर, इंसुलेटर कह सकते हैं आप। इसको अचालक भी कहा जा सकता है, अचालक। जो अचालक होता है उसका आपके पदार्थ का मूल गुण क्या होता है। तो इसका जो मूल गुण होता है वो होता है आपके उच्च परावैद्युत क्षमता, इसको कह सकते हैं हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कह सकता है इसको। तो इसका जो मूल गुण होता है प्रतिरोध का वो आपके होता है, अचालक पदार्थ का जो होता है वो आपके हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या उच्च परावैद्युत शक्ति पावर भी कर सकते हैं इसको। और चालक का तो आपको पता है कि उसमें प्रवाह होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो जो आपके फैन रेगुलेटर में जो प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है वो होता है आपके यूरेका का प्रयोग आपके फैन रेगुलेटर में किया जाता है। और ये आपके मिश्र धातु है, जो आपके बनी होती है। मैंने आपको बताया था कि 60% तो इसमें होता है तांबा, Cu कॉपर। और इसमें जो आपके 40% है वो आपके होता है निकेल होता है, निकेल Ni। इससे ये मिलकर बनी होती है और ये है अर्धचालक पदार्थ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो आपके यहाँ बात करें नाइक्रोम में, ये भी एक इसका उपयोग आपके हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट के रूप में या उष्मक तत्व के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उष्मक तत्व के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके विद्युत प्रेस हो गई, वो आपके विद्युत केटली हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टंगस्टन का तो आपको पता है कि विद्युत के जो फिलामेंट होते हैं उनको बनाने के लिए आपका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। जो तंतु होते हैं, विद्युतिक बल्ब का जो तंतु होता है, वैद्युतिक तंतु में इसका प्रयोग किया जाता है। जो बल्ब का तंतु होता है, जो फिलामेंट बना होता है, आपके टंगस्टन का ही बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, नाइक्रोम का
का प्रतिरोधकता और गलनांक होता है। तो जो आपके नाइक्रोम होता है उसकी प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, आपको अगर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके जो नाइक्रोम होता है और उसका प्रतिरोध और गलनांक होता है वो आपके होता है हाई होता है। और ये एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है जो आपके दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जो आपके इसमें दो पदार्थ यूज किए जाते हैं वो आपके होता है, और इसमें जो पहला पदार्थ होता है वो आपके होता है, इसमें पहला पदार्थ होता है वो आपके निकेल होता है 80%। तो निकेल। और इसमें बात करें नेक्स्ट की, जो आपके 20% होता है वो आपके इसमें होता है क्रोमियम। 20% इसमें क्रोमियम यूज करके ये आपके अचालक पदार्थ बनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बात करें जो आपके नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम के जो यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपके हीटिंग एलिमेंट में। हीटिंग एलिमेंट या फिर कह सकते हो कि ऊष्माक तत्व। और इस तत्व में आपके जो आते हैं एलिमेंट, विद्युत प्रेस हो गई, विद्युत प्रेस। उसके बाद में जो अगला है आपके केटली हो गई, और जो अगला दे रखा है आपके टोस्टर हो गया। और जितने भी हीटिंग एलिमेंट आते हैं इनमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके हाई इलेक्ट्रिक, इसकी जो प्रतिरोधकता और गलनांक होता है वो हाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपके 24 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24, तार के इंसुलेशन की मोटाई किस के मान पर निर्भर करती है। जो आपके तार के इंसुलेशन की मोटाई है वो आपके निर्भर करती है विभव पर। वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज के ऊपर निर्भर करती है। मतलब जितने ज़्यादा आपका वोल्टेज होगा, जितने ज़्यादा वोल्टेज होगा उसी के अनुसार आपके तार की जो मोटाई है वो डिसाइड की जाएगी। और जो प्रतिरोध का मैं बता देता हूँ जो वोल्टेज का होता है, विभव का जो क्या बोलते हैं वो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का आपको पता ही होगा कि ओम होता है। और चालकता जो कंडक्टिविटी है विद्युत धारा का आपका एम्पियर होता है, एम्पियर इसका मात्रक होता है। तो आपको याद रखना है, मात्रक भी आपके पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि इसमें जो आपके क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा इंसुलेटिंग पदार्थ है। इंसुलेटिंग मतलब आपके अचालक पदार्थ कौन सा है आपको बताना है। इसमें कॉपर, स्वर्ण, जो स्वर्ण मतलब आपके सोना हो गया, सोना। उसके बाद में चांदी या पेपर। तो जो इसमें आपके जो इंसुलेटिंग पदार्थ होगा वो आपके होगा पेपर होगा। और ये आपके तीनों जो है ये आपके चालक पदार्थ है। ये जो आपके तीनों पदार्थ दे रखे हैं वो आपके चालक पदार्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो चांदी होती है इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। चालकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 में पेरावैद्युत जो आपका डाइलेक्ट्रिक होता है क्या है, पेरावैद्युत क्या है। तो आपको बताना है ये सुपर कंडक्टर है, तो सुपर कंडक्टर तो नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है धातु है, तो धातु भी नहीं है। तो ये धातु भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगला जो दे रखा है अर्धचालक, तो अर्धचालक भी नहीं है ये। तो जो इसका सही आंसर होगा विद्युत रोधी पदार्थ है, मतलब आपके इंसुलेटिंग पदार्थ है। इंसुलेटिंग पदार्थ है, ये आपके अचालक पदार्थ कह सकते हो इसको, अचालक। ये आपके अचालक पदार्थ है। ठीक है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो आपके मैंने बताया था इससे पहले कि जो आपके अचालक पदार्थ होता है, अचालक 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 पदार्थ का जो आपके प्रतिरोध गुणांक होता है, प्रतिरोध गुणांक, वो आपके होता है ऋणात्मक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके 27 देखते हैं फ्रेंड्स। तो छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके 27 दे रखा है, रियोस्टेट बनाने के लिए कांस्टेंट वायर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आपके रियोस्टेट बनाने के लिए आपके कांस्टेंट वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ताप परिवर्तित होने पर इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो नहीं होगा, परिवर्तन हो जाता है। रियोस्टेट का मतलब ही होता है वेरिएबल प्रतिरोध, इसको कह सकते हैं परिवर्ती प्रतिरोध भी कहा जा सकता है, इसको परिवर्ती इनमें। और अगला जो दे रखा है इसमें, इनमें से उच्च प्रतिरोध होता है, इसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यह सजगता से उपलब्ध होता है या फिर एक मिश्र धातु है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। जो आपके रियोस्टेट बनाने के लिए कांस्टेंट वाई का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, मतलब हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका रियोस्टेट बनाने के लिए कांस्टेंट वाई का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कांस्टेंट वाई का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो अल्प होता है, अतः तापमान में परिवर्तन होने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब तापमान बढ़ रहा है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घट रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके 28 दे रखा है, किस माध्यम में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं आपके होती है। तो आपको बताना है कि ग्लास, वायु, केटीज या पैराफिन वैक्स। तो आपको बताना है कि इसमें आपके किस माध्यम में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो आपको पता होगा कि जो सबसे कम जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है अचालक पदार्थ है, अचालक की जो सबसे कम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है वो आपके वायु में होती है, एयर होती है ना उसमें। और कितनी होती है अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपके ये होती है 1.00059। ये आपके इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, एयर जो वायु होती है उसकी ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सामग्री की सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे कम प्रतिरोध किस में पाया जाता है। तो इसमें जो आपको पता है होगा कि जो सबसे कम प्रतिरोध होता है वो आपके तांबे में पाया जाता है, उसके बाद में आपके तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके जो इससे पहले जो आता है वो आपके आता है चांदी। चांदी में सबसे कम प्रतिरोधकता पाई जाती है। और बात करें कि कितनी पाई जाती है, तो इसमें आपके है 1.6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉपर जो होता है उसमें पाई जाती है आपके प्रतिरोधकता 1.68 इंटू 10⁸ ओम मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो आपके ये हो जाएगा 10⁶ ओम सेंटीमीटर। तो ये इसकी प्रतिरोधकता होती है। और बात करें शीशे की कितनी होती है, तो शीशे की यहाँ पे आपकी जो होती है वो होती है आपके 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। और बात करें पारे की कितनी होती है, तो यहाँ पे जो आपके पारे की होती है, पारे की जो प्रतिरोधकता होती है आपकी यहाँ पे
पारे की होती है 9.8 इंटू 10 की पावर 7 ओम मीटर। और जस्ते की बात करें तो जस्ते की कितनी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ते की जो होती है आपके यहाँ पे जस्ते की होती है 5.90। यहाँ पे आपके ये पॉइंट दे रखा है 5.90 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8 ओम मीटर। ठीक है, तो ये इन सब की ये प्रतिरोधकता है। तो आप इसको देख सकते हो कि सबसे कम किसकी होती है, आपकी यहाँ पे होती है सबसे कम प्रतिरोधकता होती है आपकी इसकी 1.68, और इसमें ज़्यादा जो दी गई है वो आपके पारे की दी गई है। और बात करें निकिल की कितनी होती है, तो मैं यहाँ पे निकिल की बता देता हूँ। जो आपके निकिल की होती है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, निकिल जो निकिल की दे रखी है यहाँ पे जो आपके होती है निकिल की 6.99 इंटू 10 की पावर 7 ओम मीटर। ठीक है, तो ये इसकी प्रतिरोधकता होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है यहाँ पे, मेगर को खास तौर पर डैश को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जब मेगर होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपको पता होगा कि मेगर का जो प्रयोग किया जाता है वो हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, बहुत अधिक प्रतिरोध को मापने के लिए आपका मेगर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में जो आपके दे रखा है, निम्न में से किस में ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको बताना है कि ताप परिवर्तित होने पर भी निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आपके जो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मैग्नीन होता है, इसमें आपके ताप परिवर्तित हो जाए तब भी कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इज द करेक्ट आंसर है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर कर दीजिए। जो मैग्नीन होता है, मैग्नीन में प्रतिरोध का जो ताप गुणांक होता है वो जिसे कहते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंट टेम्परेचर कॉन्फिडेंस कहते हैं का प्रतिरोध सबसे कम होता है, और मैग्नीन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आपके एज में तो फर्क पड़ता है कि तापमान कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो जो आपके हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हाइड्रोजन इसमें सबसे हल्की गैस है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है। 1 इसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। और बात का इसी कारण ये सबसे हल्की गैस है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है यहाँ पे, निम्न में से क्या चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आपको बताना है कि इनमें से आपके चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें से जो आपके चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो सोना तो नहीं है, तांबा भी नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, तो चालक पदार्थ है। तो आपके जो माइल्ड स्टील है वो आपके चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, और बाकी जो तीनों दे रखे चालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। चालक पदार्थ है ये, बाकी जो तीन दे रखे हैं आपके चालक पदार्थ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
चलते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर आपके 32, हाँ 34, क्वेश्चन नंबर आपके 34 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वैद्युतिक चालक पदार्थ निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कि आपके वैद्युतिक चालक पदार्थ कौन सा नहीं है। तो यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके ये बाकी सब तो चालक पदार्थ है, ये आपके शीशा है, कांच है, ये आपके अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ है, ये आपके अचालक पदार्थ है, और ये बाकी सब आपके चालक पदार्थ है। आपको पता होगा कि ये सब अचालक पदार्थ। तो इस वीडियो में हमने बाकी के जो 16 से लेके आपके यहाँ पे 32 तक 34 तक जो जितने क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे करके हम सभी चैप्टरों के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।